बात आज से लगभग 9 या 10 साल पुरानी है। तब आज की तरह स्मार्टफोन नहीं होते थे, तो हम लोग खाली वक्त में साथ मिलकर खेलते थे या फिर बातें किया करते थे। और अक्सर जब लाइट नहीं होती तो सारे लोग छत पर या बाहर कुर्सी लगाकर दादा दादी के साथ बैठकर उनकी बातें सुनते। उनकी बचपन की किस्से कहानियों को सुनकर एक अलग ही प्रकार का मज़ा मिलता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, लाइट की कटौती चल रही थी। तब ज़्यादा लाइट नहीं आ रही थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो सारे लोग छत पर चटाई बिछाकर बैठे थे और पुरानी बातें हो रही थी। बातों बातों में भूतों का जिक्र आया और बातें शुरू हुई। तब दादी ने हमें कुछ अपनी आप बीतियाँ बताई। बात तब की है जब दादी की शादी नहीं हुई थी। उनके गांव में कई शादी थी। घर के सारे लोग शादी में गए हुए थे। दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर पर ही रुक गई। उस दिन गर्मी भी अपने स्वभाव पर थी। वो लड़की थी, उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उनके साथ उनकी भाई की बेटी को भी घर पर ही रख दिया गया और उन्हें सावधानी रखने को बोलकर कुछ चेतावनियों के साथ घर पर उन्हें सब उनकी भतीजी के साथ छोड़कर चले गए। सबके जाने के बाद उन्होंने अपनी भतीजी को खाना खिलाया और खुद घर के कुछ काम निपटाकर घर के सारे दरवाजे बंद किए और जाकर रूम में सो गए। गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनकी नींद खुल गई और वो अपनी भतीजी को लेकर घर के पीछे बने हुए झांझरी यानी मिट्टी और घास का एक घर, अभी उसे क्या कहते हैं मुझे उतना पता नहीं है, पर दादी के गांव में उसे झांझरी ही बोलते थे, जहाँ गर्मियों में बहुत आराम मिलता था, क्योंकि वो खासकर गर्मियों के लिए होता था। उसमें जाकर वो सोने की कोशिश करने लगे, क्योंकि झांझरी घर के बिल्कुल पीछे था, जिसके पीछे आम और लीची के बगीचे थे। इसलिए वहाँ की ठंडी हवा में दादी को हल्की नींद आने लगी। वैसे तो वहाँ पर किसी को अकेला जाने से सख्त हिदायत दी गई थी और साफ साफ शब्दों में मना किया गया था, क्योंकि लोगों के हिसाब से वहाँ पर भूत पिशाच का डर था। पर गर्मी इतनी थी कि दादी उन सब बातों को भूल गई और वहाँ चली गई। अभी उन्हें नींद की पहली झपकी आई थी कि उन्होंने सपने में देखा कि कोई औरत झांझरी में खिड़की से हाथ डालकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही है और कुछ कोशिश करने के बाद दरवाज़ा खुल भी गया और फिर वो धीरे धीरे दादी के करीब आकर उनके ऊपर चढ़कर वह गला दबा रही है। ऐसा होते ही अचानक से दादी की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आसपास देखा, फिर उन्हें महसूस हुआ कि ये तो सपना था। उन्होंने राहत की सांस ली और फिर से आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी। तभी उन्हें कुछ आवाज़ आई। पहले तो वो थोड़ा डरी, फिर चौकन्ना होकर सुनने लगी। ये तो दरवाज़ा खटकने की आवाज़ है। इतनी रात में बगीचे में कौन होगा, दादी ने मन में सोचा और वहीं से लेटे लेटे खिड़की की तरफ एक नज़र डाली। खिड़की की तरफ उन्होंने जैसे ही देखा, उनके तो होश उड़ गए, उनकी रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ दरवाजे के पास उन्होंने देखा कि एक औरत सफ़ेद कपड़े पहने खड़ी है। अभी वो कुछ सोचती, उससे पहले ही उस औरत ने खिड़की की तरफ से उसने हाथ डाला और दरवाजे की कुंडी को खोलने लगी। इतना देख नहीं था कि दादी की तो हालत ख़राब होने लगी। उन्होंने अपने बगल में देखा, उनकी भतीजी सो रही थी। हालात ऐसे हो गए थे कि डर की वजह से जहाँ दादी के अंदर खुद भागने की ताकत ना थी, वहाँ वो एक 9 साल की लड़की को गोद में लेकर कैसे भागती। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सब सोचते सोचते तो उन्होंने चुपचाप से आंखें बंद कर लीं और सांस तक को रोक रखा।
फिर उन्हें महसूस हुआ जैसे कि कोई धीरे धीरे उनके करीब आ रहा है। उन्होंने अपनी आंखें धीरे से खोली और देखा तो वो औरत बिल्कुल उनके खाट के पास आ गई है और अपने दोनों हाथ उनकी तरफ कर रही है। दादी फौरन दुआ पढ़ने लगी और अपनी भतीजी पर फूंकने लगी और खुद पर भी। जैसे जैसे वो दुआ पढ़ती वो औरत पीछे की ओर जाने लगती और जब वो चुप होती वो फिर आगे आने लगती। ऐसा लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। थोड़ी देर बाद दादी को लगा कि कोई घर के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इतना सुनने की देरी थी, दादी ने फ़ौरन से तेज़ आवाज़ में दुआ पढ़ना शुरू कर दिया और शायद उस औरत को भी एहसास हो गया था कि अब कोई और भी आ गया, तो वो पीछे की ओर तेज़ी से भागने लगी और फिर गायब हो गई। तब तक दरवाजे की दस्तक भी तेज़ हो गई और उसी के साथ दादी के चाचू की आवाज़ आई। दादी को भी थोड़ी हिम्मत मिली और वो तुरंत अपनी भतीजी को गोद में लेकर बाहर की ओर भागी और तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। जब दादी के चाचा ने उनकी डरी हुई हालत देखी तो उनसे पूछा, क्या हुआ तुम्हें? दादी ने सारी बात उन्हें बताई। थोड़ी देर बाद जब वो घर आए तो चाचा ने सबको बहुत डांटा और बोला कि आगे से कभी कोई लड़की अकेले ना रहे झांझरी में, क्योंकि वो जगह पहले सिर्फ लड़कों के लिए खतरनाक थी। पर अब जब दादी के साथ ऐसा हुआ तब से उधर लड़कियों को भी कम ही जाने दिया जाता था। तेली मशान, ये नाम बड़ा अजीब सा सुनाई दे रहा है ना? मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ था जब मैंने पहली बार अपनी दादी माँ के मुंह से ये नाम सुना था। इस नाम के पीछे भी एक कहानी है। आइए शुरू करते हैं। बात बहुत पुरानी है, जब दादी माँ खुद एक बच्ची थी। ये तेली मशान के किस्से वो बचपन से खुद सुनते आ रही थी। वो बताती हैं कि इस तेली मशान से बस लड़कों को ही खतरा था, लड़कियों को ज़्यादा से खतरा नहीं था। एक बार की बात है, दादी के चाचा थे और वो वकील थे। उन्होंने शहर से पढ़ाई की थी। तो सीधी सी बात है, भूत चुड़ैल पर तो यकीन करते नहीं होंगे, क्योंकि शहरी विचारधारा और एजुकेटेड इंसान। लेकिन समय देखिए, उनकी शादी हुई भी तो एक गांव की लड़की से, जो बचपन से ही इस तेली मशान की कहानी सुनते आ रही थी। एक बार दोनों में बहस हुई इसी बात पर। चाचा ठहरे वकील, वो तो बात मान ही नहीं रहे थे। वो चाची को ही बोल रहे थे कि ये बस अफवाह है। चाची को ये बात बुरी लगी और उन्होंने सोचा कि आज तो इन्हें दिखा कर रहूँगी। दोनों ने मिलकर रात में उसे देखने का प्लान बनाया। उसका एक वक्त था, वो रात को 12 बजे निकलता था। दोनों लोग कमरे में बैठकर 12 बजने का इंतज़ार करने लगे। जैसे ही 12 बजे, अचानक से ऐसा लगा मानो कि कोई टीन की छत पर तेज़ी से दौड़ता आ रहा है। फिर अचानक से कमरे के रोशनदान से ऐसा लगा मानो एक भालू की शक्ल दिख रही है। चाचा ने देखा तो उन्हें ठंडे पसीने आने लगे। चाची ने दुआ पढ़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद फिर से शोर उठा छत पर चलने का और वो भालू चला गया। वो दिन था और आज उसके बाद चाचा की कभी हिम्मत नहीं हुई इन सब बातों को झूठा बोलने की। ऐसे ही एक बार जब दादी की बड़ी बहन, जो मेरी बड़ी दादी हैं, अपने 4 साल के बेटे के साथ अपने मायके आई थी। वैसे तो घूमने का सब बच्चों का मन था, इसलिए एक एक करके उन्होंने बाकी बच्चों को भी धीरे धीरे भेज दिया। लेकिन वहाँ जाके जब दादी माँ को ये बात पता लगी कि ना जाने क्यों बच्चों को कोनैया कमरे में खेलने के लिए सख्त मना करा गया था। कोनैया कमरा वो होता है जो घर के
सबसे पीछे पड़ता है। उसे सब कोने वाला कमरा कहते थे, जहाँ पर जाने के लिए घर वालों ने साफ मना कर दिया था। पर जाने क्यों वो बच्चे खेलते खेलते उस कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद बड़ी दादी ने उन्हें आवाज़ दी नहलाने के लिए, तो वो वापस आ गए। सर्दियों का दिन था तो पानी चूल्हे पर गर्म हो रहा था। थोड़ी देर लग रही थी कि बड़ी दादी के बेटे पैसे लेकर बाहर की ओर मिठाई खरीदने चले गए। अचानक से एक ट्रक उनके सामने आ गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। 3 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद जब वो नहीं बच सके तो सबने इसे एक्सीडेंट ही समझा और बात यहीं ख़त्म हो गई। उसके कुछ साल बाद दादी की शादी हुए और अपने डिलीवरी के लिए दादी अपने मायके आ गई। मेरे पापा अभी 1 महीने के ही थे और इसलिए दादी की माँ बहुत ध्यान रखती थी कि भूल के भी दादी और पापा कोनैया रूम की तरफ ना जाएं। पर सर्दियों का दिन था तो धूप सेकने के लिए दादी बस उस कोनैया रूम से होते हुए पीछे खेत की तरफ जा रही थी कि उतने में ही पापा झटके में आ गए। मतलब कि पापा पर कुछ असर आ गया था और खेत जाते जाते पापा का पूरा बदन ठंडा पड़ गया और आंखें पलट गईं। ये देखकर दादी बहुत डर गई थी। पापा की नानी तुरंत उन्हें लेकर मौलाना के पास गई और वहाँ से तावीज़ और दुआ करवा ली। तब जाकर पापा वहाँ कुछ दिन तक ठीक थे। फिर दादी कुछ दिन के बाद वहाँ से पापा को लेकर वापस आ गई। कुछ सालों बाद वो तेली मशान एक लड़की पर आया था। उसने खुद ही सारी बातें बताई कि कैसे उसने बड़ी दादी के बेटे को ट्रक के सामने धक्का दिया था और दादी के बड़े भाई के 3 बेटे को उसने ही मारा था। जब लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे तो वो सबके दादा परदादा का भी नाम बता रही थी। ये देखकर वहाँ बैठे सारे लोग सोच में पड़ गए कि एक 12 साल की लड़की को गांव के सबसे बड़े आदमी के दादा का नाम कैसे पता। फिर दुआ तादबीर करके कैसे भी उस तेली मशान को लड़की पर से हटाया गया और घर को भी दुआ और ताबीज़ से बांधा गया। तब जाकर उसका आतंक ख़त्म हुआ। वैसे दादी ये भी बताती हैं कि जब कभी वो और उनकी बहनें और भतीजियाँ उस कमरे में खेला करती थीं तो वो बिना मौसम के आम और लीची और कई सारे मौसमी फल गिरा जाता। बचपने में वो लोग इस बात पर ध्यान नहीं देती थी और उसकी दी हुई फल को खा लेती थी। सिर्फ फल ही नहीं, वो टॉफ़ियाँ और बिस्कुट गिराया करता था। दादी बताती हैं कि वो एक तेली की नाजायज़ औलाद था जिससे पैदा होते ही एक मिट्टी के मटके में उसे ज़िंदा दफन कर दिया गया था। पहले के ज़माने के लोग अय्याश होते थे, अपना मन बहलाकर अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही पीछे छुड़ा लेते थे। इसमें उस बेचारे बच्चे की क्या गलती थी? शायद इसीलिए वो मरने के बाद अक्सर छोटे बच्चों को अपना निशाना बनाता था। पर उसे भी सही नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वो जैसे वो बेकसूर था वैसे ही वो बच्चे जिन्हें उसने मारा था वो भी बेकसूर थे। ये कहानी पूरी तरह से सत्य घटना पर आधारित है। इसे मीठा समझने की भूल ना करें। ये एक जापानी अरविंद एजेंट की कहानी है। एक ऐसी कहानी जिसे पढ़ने के बाद शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 2004 में 2 चांद नाम का एक ऑनलाइन पोर्ट बहुत फेमस हुआ करता था, जहां लोग अलग अलग टॉपिक्स में पेज बनाकर एक दूसरे को कनेक्ट किया करते थे। ऐसे ही एक पोस्ट का नाम था पोस्ट एंड स्टेज ऑफिसेस अराउंड यू। जनवरी 2004 को हासुमी नाम की एक लड़की एक रियल पोस्ट लिखकर भेजती है जो कि उसके साथ रियल टाइम में, मतलब कि उसी वक्त उसके साथ जो हो रहा था जैसा कि हो रहा था, और उनसे उसने सलाह ली कि क्या करना है। इन दोनों में जो भी कन्वर्सेशन हुआ था वो कुछ ऐसा है
किसारागी स्टेशन, एक ऐसा स्टेशन जो कि है ही नहीं। हासुमी ने बताया, ये सिर्फ मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन अगर मैं कुछ बात करूं तो क्या आपको बुरा लगेगा? सामने से टू चांद ने बोला, ज़रूर बोलो, क्या हुआ? हासुमी ने बताया, मैं अभी ट्रेन में चढ़ी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। टू चांद ने बताया, ठीक है, आगे बताओ। फिर हासुमी ने बताया, ये वह ट्रेन है जिसे मैं हमेशा काम से आने और जाने के लिए लेती हूँ, लेकिन यह लगभग 20 मिनट से किसी भी स्टेशन पर रुकी नहीं है। यह हमेशा हर 5 मिनट में रुकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा हर 7 या 8 मिनट पर, लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं रुकी है। ट्रेन के अंदर अभी 5 लोग हैं, लेकिन वह सभी सो रहे हैं। टू चांद ने बोला, अच्छा, आप अभी तक ट्रेन से उतरे नहीं हैं? कहीं आप गलती से एक्सप्रेस पे तो नहीं चढ़ गए? हासुमी ने बोला, हाँ, हो सकता है कि मैं गलत ट्रेन में चढ़ गई हूँ। मैं थोड़ी देर और वेट करती हूँ, अगर कुछ और अजीब होता है तो मैं फिर से आपसे कनेक्ट करूँगी। टू चांद ने बोला, सबसे पहले आप सामने वाले डिब्बे में जाकर ट्रेन के पायलट को देखिए, क्या पता उसे मिर्गी का दौरा पड़ा हो या उसके साथ कुछ भयानक हुआ हो। जाओ और उसकी जांच करो। हासुमी ने कहा, अभी भी ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं रुकने वाले हैं, इसलिए मैं जाकर देखती हूँ। एक काला शीशा खिड़की को कवर कर रहा है, इसलिए मैं ड्राइवर को नहीं देख सकती। मैं शिजुओका प्रांत में प्राइवेट रेलवे स्टेशन में हूँ। टू चांद ने बोला, क्या तुमने दरवाजे पर दस्तक दी? हासुमी ने कहा, हाँ, मैंने किया था, लेकिन कोई जवाब नहीं था। टू चांद ने कहा, क्या आप बाहर देख सकते हैं? क्या आप गुजरने वाले रेलवे स्टेशन के नाम या कुछ भी देख सकते हैं? हासुमी ने बताया, सुरंग छोड़ने के बाद ट्रेन थोड़ी धीमी हो गई है। हालांकि हम आमतौर पर सुरंग से नहीं गुजरते हैं। ये सिमहिम हिमात्सु स्टेशन है। ट्रेन गुजर रही है, ऐसा लगता है कि हम रुकने वाले हैं। टू चांद ने बोला, क्या तुम उतरने वाली हो? क्या तुम हो वहाँ पर? हासुमी ने कहा, ये ट्रेन किसारागी स्टेशन पर रोका गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे उतरना चाहिए। मैंने स्टेशन के बारे में पहले कभी नहीं देखा या सुना है। टू चांद ने कहा, मेरे ख्याल से आपको उतर जाना चाहिए। नहीं, रुको, आपको आखिरी पड़ाव तक शायद रुकना चाहिए। मेरा मतलब है, ट्रेन को अब तक फिर से चलना शुरू कर देना चाहिए था, है ना? हासुमी, आप ट्रेन में किस समय चढ़े हैं? हासुमी ने कहा, मैं उतर गई हूँ, स्टेशन खाली है। मुझे लगता है कि मैं लगभग सुबह 9:40 पर चढ़ी थी। टू चांद ने कहा, मैंने किसारागी स्टेशन की खोज की, लेकिन कुछ नहीं आया। और रुको, तुम्हारी ट्रेन अभी 1 घंटे से नहीं चल रही है ना? मैंने किसारागी स्टेशन भी ढूंढा, लेकिन कुछ हुआ नहीं यहाँ पर। हासुमी ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे वापस जाना चाहिए। मैं टाइम टेबल को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। ट्रेन अभी भी रुकी हुई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्या वापस ट्रेन में जाना सुरक्षित होगा। खैर, जब मैं लिख रही थी तब तक मैं बोर्ड में वापस आ गई। टू चांद ने कहा, क्या आसपास कोई इमारत है जो देखने में ऐसा लगता है कि उसमें लोग हो सकते हैं? बहुत ठंड है, इसलिए सावधान रहें। हासुमी ने कहा, मैं स्टेशन छोड़ने वाली हूँ और देखती हूँ कि क्या मुझे टैक्सी मिल सकती है। थैंक यू। टू चांद ने कहा, ये एक अच्छा विचार है, मगर ज़रा ध्यान से। मुझे डाउट है कि आखिरी ट्रेन चलने के बाद आप आसानी से खाली स्टेशन पर टैक्सी ढूंढ पाएंगे या नहीं। हासुमी ने कहा, यहाँ कुछ भी नहीं है, टैक्सी तो दूर की बात है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी टू चांद का जवाब आया, जाओ देखो, कहीं आसपास कोई स्टेशन या फिर पुलिस बॉक्स है या पोस्ट ऑफिस है या नहीं।
क्या तुमने अभी तक 110 को कॉल किया? तुम क्यों नहीं टैक्सी कंपनी को कॉल करती हो? किसी निकटतम स्टोर के पास जाओ और सबको फ़ोन करो। अगर आसपास कोई सार्वजनिक फ़ोन बूथ है तो वहाँ जाकर टैक्सी कंपनी का नंबर देखो और कॉल करो। हासुमी ने कहा, मैं अपने माता पिता को फ़ोन करके मुझे लेने के लिए बुलाया है, लेकिन वह नहीं जानते हैं कि किसारागी स्टेशन कहाँ है। उन्होंने कहा है कि वे इसे मैप में ढूंढकर फिर मुझे लेने आएंगे, लेकिन मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। टू चैन ने बोला, ट्रेन में जो लोग थे उनका क्या हुआ? क्या आप अकेले थे जो उतर गए हैं? हासुमी, मैंने इंटरनेट पर सारे स्टेशन खोज लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई स्टेशन नहीं है। आपने कहा था कि आप सिमहिमांतु क्षेत्र के पास हैं, है ना? मैं देख लूँगा कि क्या मुझे यहाँ पर कुछ मिल सकता है या नहीं। हासुमी ने कहा, मैं एक सार्वजनिक फ़ोन बूथ खोजने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक भी बूथ नहीं मिला। बाकी यात्री उतरे नहीं, इसलिए मैं अभी भी अकेली हूँ। स्टेशन का नाम कंफर्म किसारागी स्टेशन है। तभी टू चैन ने बोला, हो सकता है कि आपको स्टेशन परिसर के बाहर एक सार्वजनिक फ़ोन बूथ मिल जाए। आप स्टेशन छोड़ने की कोशिश क्यों नहीं करती? आप पटरियों के किनारे घर वापस चलने का प्रयास करें। यदि आप अभी दौड़ना शुरू करते हैं तो आप शायद पिछले स्टेशन तक पहुंच जाएंगे। ये एक स्टेशन है, इसलिए वहाँ आसपास रहने वाले लोग होंगे। हासुमी ने कहा, हाँ ये सही है। मैं घबरा रही थी, इसलिए मैंने नोटिस भी नहीं किया। मैं पथरिया का अनुसरण ज़रूर करूँगी और अपने माता पिता के फ़ोन करने का प्रतीक्षा करूँगी। मैंने अपने फ़ोन में आई मोड की नगर सूचना भाग में पहले ही देख ली, लेकिन ना जाने क्यों ये किसी प्रकार से डिस्टर्ब हो रहा है। मैं बस घर जाना चाहती हूँ। टू चांद ने बोला, ये कोई मजाक है या क्या है पता नहीं, लेकिन मैं इसे गंभीरता से काम करने वाला हूँ। हासुमी ने तभी बोला, यह वास्तव में कुछ भी नहीं है। मैं केवल घास के मैदान और पहाड़ देख सकती हूँ, लेकिन अगर मैं रेल की पटरियों का अनुसरण करूँ तो मुझे लगता है कि मैं घर पहुँच सकती हूँ। इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। शुक्रिया। आप सोच सकते हैं कि ये सब सिर्फ एक बुरा मजाक है, लेकिन अगर मैं किसी अन्य समस्या में पड़ जाती हूँ तो क्या मैं वापस आ सकती हूँ? टू चांद ने कहा, बेशक, बस सावधान रहें कि आपका फ़ोन डेड ना हो जाए। यह भी आपका लाइफ लाइन है। गलत दिशा में चलना शुरू ना करें और सुरंग के अंदर सावधान रहें। हासुमी ने कहा, मेरे पिता ने फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि मुझे 110 पर कॉल करना चाहिए। मैं सच में पुलिस को कॉल करना नहीं चाहती, लेकिन मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि वह मदद कर सकते हैं या नहीं। टू चौन ने कहा, मुझे लगता है कि एक बार अगर सुबह हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। हासुमी ने कहा, मैंने पुलिस को अपनी स्थिति पूरी तरह समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझा और मुझ पर गुस्सा हो गए। मैं इतना डर गई थी कि मैंने उनसे माफ़ी मांगी। टू चांद ने बोला, आपने माफ़ी क्यों मांगी? आप रात को भी पुलिस को कॉल कर सकती हैं। आप एक काम कीजिए, जाइए स्टेशन पर, पहले ट्रेन का इंतज़ार कीजिए। हासुमी ने कहा, मुझे आपसे किसी घंटी और ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है। सच कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे अब क्या करना चाहिए। टू चांद ने कहा, हासुमी, आप स्टेशन वापस लौट जाइए। तुम रेलवे ट्रैक पर नहीं चल सकते, ये खतरनाक है। मुझे लगा कि ये स्टेशन अटेंडेंट हो सकता है, इसलिए मैं मुड़ी और लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था जिसका एक पैर था, फिर वह गायब हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं हिल भी नहीं सकती। तभी टू चांद ने कहा, मैंने कहा ना, पीछे मुड़कर मत देखो, बस दौड़ो। हासुमी ने कहा, मैं अब और नहीं चल सकती और मैं दौड़ भी नहीं सकती। ढोल नगाड़ों की आवाज़ मेरे नज़दीक आ रही है। टू चांद ने बोला, बस सुबह का इंतज़ार करो। एक बार जब सुबह हो जाएगी
और सुबह गहरा जाएगी तो इतना डरावना नहीं होगा। हासुमी ने कहा, मैं अभी ज़िंदा हूँ। मैं गिर गई थी और मेरे पैर से खून बह रहा है और मेरी एड़ी भी टूट गई है। मैं अभी मरना नहीं चाहती। टू चान ने कहा, मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा अगर तुम किसी तरह से सुरंग से निकल सकते हो। हासुमी ने कहा, मैंने घर फ़ोन किया। मेरे पिताजी ने कहा कि वह मेरे लिए पुलिस को बुलाएंगे, लेकिन आवाज़ और करीब आ रही है। टू चान ने कहा, ओके, चलो बस प्रार्थना करते हैं कि आवाज़ ट्रेन की ना हो। हासुमी ने कहा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। और अब बस मैं किसी तरह सुरंग के सामने हूँ। एक आदमी दिखाई दे रहा है। बड़ा अजीब सा लग रहा है। अरे अरे टू चान, और आवाज़ करीब आ रही है, इसलिए बस अब मैं अपनी हिम्मत जुटा रही हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक बार सुरक्षित रूप से पहुँचने के बाद मैं फिर से पोस्ट करती हूँ। टू चान ने कहा, गुड लक। हासुमी ने कहा, मैं सुरंग से बाहर आ गई हूँ। कोई मेरे ठीक आगे खड़ा है। टू चान ने कहा, हासुमी रुको, हिलो मत, वहीं रुक जाओ, ये खतरनाक है। ऐसे समय वहाँ कौन खड़ा मिलेगा? इट्स स्ट्रेंज। तभी हासुमी की एक पोस्ट आई, आप सभी को चिंतित कराने के लिए माफ़ी मांगती हूँ। वह बेटी बहुत काइंड है। उसने कहा है कि वह मुझे निकटतम स्टेशन पर ले जाएंगे। जाहिर तौर पर यह एक बिजनेस होटल या कुछ और हो सकता है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। टू चान ने कहा, हासुमी मुझे आपसे कुछ पूछना है, कृपया उत्तर दें। आप कहाँ हैं? क्या आप उस दयालु व्यक्ति से उस स्थान का नाम पूछ सकते हैं? हासुमी ने कहा, मैंने पूछा कि हम कहाँ हैं, लेकिन उसने सिर्फ हीना कहा। मुझे नहीं लगता कि वह सच कह रहा है। टू चान ने कहा, वहाँ से बाहर निकलो, हीना नाम की कोई जगह ही नहीं है। हासुमी ने कहा, हम और पहाड़ों के करीब आने लगे हैं। मुझे नहीं लगता कि कार रोकने के लिए कोई जगह है और उसने मुझसे पूरी तरह बात करना बंद कर दिया है। टू चान ने कहा, हासुमी तुम खतरे में हो। क्या तुमने अपने माता पिता को सुरंग के भीतर जाने और निकलने तक की बात बताई? हासुमी जल्दी से 110 पर कॉल करो। हासुमी ने कहा, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है। मुझे अब अजीब लग रहा है, इसलिए मुझे जो पहला मौका मिलेगा मैं भागने की पूरी कोशिश करूँगी। वह कुछ बदबदा रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं तैयार हूँ आगे के लिए। अभी के लिए ये मेरी आखिरी पोस्ट है। इस पोस्ट के बाद हासुमी को फिर कभी कोई ढूंढ नहीं पाया। उसे बहुत ढूंढा गया, यहाँ तक कि जापान में, नागोया में, काफ़ी सारे पुलिस स्टेशनों में आज भी हासुमी की फ़ोटो मिलती है, क्योंकि वो एक अनरिटर्न केस है और ये मैसेज आज भी प्रूफ के तौर पे रखे जाते हैं। अब जाने क्या था वो, ये तो भगवान ही जाने, लेकिन उसकी ब्लॉक से आज भी टू चान घबराता है। अगर आप कभी रात में ट्रेन की पटरियों पर जाते हैं और आदि महिलाओं की एक आकृति को देखते हैं और एक अजीब सी खरोचने की आवाज़ सुनते हैं, तो वहाँ से तुरंत दौड़ें। इसका मतलब आपने अभी अभी टेके टेके को देखा है। आधा शरीर कटा हुआ एक महिला की आत्मा। उस कर्कश ध्वनि को सुनने के बाद आप उस ध्वनियों के अनुसरण करते हुए आपके शरीर को उसकी तरफ खींचती है। आप एक नशे की तरह उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। कहानी के एक संस्करण के अनुसार उसका असली नाम काशीमाकी योग है। वह एक ट्रेन के सामने से भाग रही थी कि तभी वह ट्रेन से टकराई और आधी कट गई। वह बचने के लिए छटपटा रही थी। वह अपने आधे कटे शरीर को घसीटते हुए ट्रेन की लाइन को क्रॉस करके स्टेशन की स्टाफ मेंबर से मदद मांगने के लिए उन लोगों के पास गई।
लेकिन उन लोगों ने बड़े ही क्रूरता से पटरियों पर उसे वापस फेंक दिया। तब से कहा जाता है कि उसकी आत्मा अपने शरीर के बाकी हिस्सों की तलाश में पृथ्वी पर घूमती रहती है। अगर वह आपसे पूछती है कि उसके पैर कहाँ हैं, तो वहाँ से दौड़कर भागे, क्योंकि अगर आपने उसका जवाब दिया तो आप भी मारे जाएंगे, और नहीं दिया तो भी मारे जाएंगे। तो दोस्तों, अगर टेके टेके आपको बुलाए तो क्या आप लोग सुनेगा? ये दूसरी कहानी एक डॉल की है। एक भयानक जापान की गुड़िया, जिसकी कहानी आज भी जापान में बहुत मशहूर है। ये कहानी एक ऐसी मिस्टीरियस डॉल के बारे में है जो अभी तक जापान में रहस्य बनी हुई है। आखिर ये डॉल इतनी डांस क्यों करती है और क्यों आज भी दूर दूर से इस डॉल को लोग देखने के लिए आते हैं? ये डॉल, जिसका नाम ओकीको है, इस डॉल के रहस्य का राज क्या है? ओकीको डॉल, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती है, आखिरकार ये ओकीको डॉल है कौन और ये इतनी भयानक क्यों है, जिसका खतरा पूरी तरह से जापान में है? दोस्तों, इस डॉल की सबसे रहस्यमयी चीज़ है इसके बाल, जो अभी भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक किसी इंसान की तरह। ये एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी है। किसी डॉल के बाल कैसे बढ़ सकते हैं, वह भी एक जीवित प्राणी के रूप में? सच में ये एक बहुत डरावनी बात है। इस रहस्य के पीछे एक कहानी है जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये बात 1918 की है। सुजुकी नाम का एक लड़का था जो लगभग 17 साल का था। एक दिन वह एक मेले में गया और मेले में जाकर उसे एक डॉल नजर आई। वह डॉल इतनी खूबसूरत थी जिसे देखते ही उसने खरीद लिया। बड़े भाई होने के नाते उसने अपनी छोटी बहन को उस डॉल को गिफ्ट में दे दिया और उस डॉल का नाम उसने ओकीको रख दिया। वह डॉल उसकी छोटी बहन को बहुत पसंद आई थी। फ़ोन, लड़की और डॉल के साथ वो हमेशा खेलती थी और उसी के साथ सोती भी थी। एक साल बाद जब वह लड़की करीब 3 साल की हुई तो उसे एक बीमारी लग गई, जिससे उसे ज़ोरों से बुखार आ गया, जिसके कारण अचानक से उसकी मौत हो गई। जापान के प्रथा के अनुसार जब भी कोई मरता है तो उसके साथ जो भी मरे हुए इंसान के मन के साथ जुड़ा होता है उसको उसके साथ ही दफन कर दिया जाता है। और इसी के अनुसार इस डॉल को भी उसके साथ दफन किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, उस डॉल को उसी के कमरे में रख दिया गया। एक साल बाद जब उस लड़की की माँ ने उसके कमरे को खोला और उसकी डॉल को उसके मेज पर जब पड़ी देखा, उस डॉल को देखते ही वह काफ़ी हैरान रह गई, क्योंकि जब उनका बेटा वह डॉल खरीद के आया था तब उसके बाल उसके केवल कंधे तक आते थे, लेकिन अब वह बढ़ के उसके कमर तक पहुंच चुके थे। ये देखकर वह बहुत ज़्यादा हैरान हुई। उसने अपने पति को भी बुलाया और बेटे को भी बुलाया और पूरी बात बताई। उनके परिवार ने मान लिया था कि इस डॉल के अंदर उनके बेटे की आत्मा है, बेटी की आत्मा आ चुकी है और इसी में बसेरा करती है। इसी को देखते हुए उन लोगों ने उस डॉल को किसी इंसान की तरह पालना पोसना शुरू कर दिया। वह हमेशा उस डॉल का ख्याल रखते थे और समय समय पर उसकी बाल की कटिंग भी करते थे, और जैसे ही उसके बाल कमर तक आते वैसे उसको काट कर उसे वापस वो लोग ठीक कर देते थे। कुछ साल बाद उन्होंने अपना घर चेंज कर दिया, लेकिन वह इस बार इस डॉल को अपने साथ लेकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक मंदिर में से सौंप दिया। उन्होंने उस डॉल को दिखाते हुए मंदिर के पुजारियों को पूरी बात बताई। पुजारियों ने भी जब ये देखा कि इस डॉल के तो सच में बाल बढ़ रहे हैं, उन्होंने उस डॉल को रख लिया
आज भी ये डॉल ईवा मिलीजा नामक एक मंदिर में पाई जाती है, जहाँ इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और आज भी पुजारी इसके बाल काट के इसे वापस वैसे ही कर देते हैं। तो दोस्तों, है ना ये सस्पेंस और डरावनी कहानी, क्योंकि आज भी इनके बाल अभी तक वैसे ही बढ़ रहे हैं। आज भी उस बच्ची की आत्मा स्थल पर है। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो। एक लड़का एक भयानक दिखने वाली एक लड़की के सामने खड़े होकर विनती कर रहा था, लेकिन वह लड़की कहाँ सुनने वाली थी। वह लड़की उस लड़के को खींचकर अपने साथ एक पेंटिंग के अंदर लेकर चली गई, और देखते ही देखते पूरे घर में शांति फैल गई। ये जो बात है वो सन 2019 14 सितंबर इलाहाबाद की थी। अब एक महीने बाद 19 अक्टूबर कुणाल अपनी फैमिली के साथ पहली बार इलाहाबाद आया है। उसका ट्रांसफ़र हुआ है। कुणाल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट में काम करता है। उसके साथ उसकी वाइफ पुष्पा और उसकी 10 साल की बेटी परी भी इलाहाबाद आई है। वह सब बहुत खुश हैं। कंपनी की तरफ से कुणाल को एक बंगलो मिला है, जहां वह भी रहने के लिए अपनी फैमिली के साथ जा रहा है। रास्ते में पुष्पा कुणाल से कहती है, कुणाल, और कितनी देर है पहुंचने में? कुणाल कहता है, अरे पुष्पा, बस और कुछ देर रही है, थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। कुणाल की बेटी परी कुणाल से पूछती है, पापा वह जगह कैसी है? बहुत सुंदर होगी ना? सुना है कि आपको बंगलो मिला है। परी की बात सुनकर कुणाल थोड़ा हंसता है और फिर कहता है, हाँ बेटा, बहुत बड़ा घर है, तुमको खेलने में बहुत मज़ा आएगा। बातें करते करते कब वह लोग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, उन लोगों को पता ही नहीं चला। उन लोगों को पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गई थी। वह सब बाई रोड आ रहे थे अपने ही कार से। कुणाल कार को बंगलों के गेट पर बाहर खड़ा कर दिया, फिर इधर उधर देखने लगा और मन ही मन बुदबुदाने लगा, अरे कहाँ गया है कमबख्त केयरटेकर? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इसे कहा था कि हमारे आने से पहले वहाँ खड़ा रहेगा, अब तो उसका टिकट नहीं दिखाई दे रहा। हद है। कुणाल ये सब मन ही मन कह रहा था कि तभी अचानक से बंगलों का गेट खोलते हुए एक थुलथुला सा आदमी, मोटा सा, जिसका शर्ट पैंट से बाहर था और पेट एकदम ढीला ढाला, आंखों में चश्मा और बाल में बहुत सारा तेल लगा हुए और मुंह में पान चबाते हुए बंगलों के गेट को अंदर से बाहर में खोलते हुए बाहर आया। आधार कार्ड, ये कहते हुए कुणाल के कार के पास आकर कुणाल के कार के शीशे को ठकठकाने लगा। कुणाल कार के दरवाजे को खोलकर बाहर आया और गुस्से में केयरटेकर को बोलने लगा, क्या बात है शर्मा जी, आप कहाँ पर थे? कब से मैं हॉर्न बजा रहा था, आप गेट क्यों नहीं खोल रहे थे? इस थलथुला पेट वाला आदमी, जिसका नाम शर्मा जी है, उसने अपना मुंह शैतान की पीठ को पीटते हुए फिर उन्होंने कुणाल से कहा, अरे सर, पता है क्या कि दोपहर को खाना खाने के बाद मुझे बहुत नींद आती है और आपका इंतज़ार करते करते कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। बहुत देर तक हॉर्न बजाने के बाद आपका हॉर्न मुझे सुनाई पड़ा। वैसे भी साहब बंगलो बहुत दूर है और मैं बंगलो के ठीक दरवाजे के बाहर ही बैठा हुआ हूँ। वैसे भी साहब बंगलो बहुत दूर है और मैं बंगलो के ठीक दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था, इसलिए मुझे सुनाई नहीं पड़ा, बाकी और कुछ नहीं। वैसे मैं आलसी नहीं हूँ साहब। कुणाल थोड़ा झिलझिला कर कहा, ठीक है, अब दरवाज़ा खोलो, हम अंदर जाएंगे। शर्मा जी ने कहा, हाँ बिल्कुल।
इतने में पुष्पा और परी दोनों कार से उतर गए और पुष्पा शर्मा जी को रोकते हुए कहा, अरे शर्मा जी, आपसे एक बात पूछनी है। इतना बड़ा घर है, घर के अंदर कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? देखो कुणाल, इतना बड़ा घर है, मैं अकेले नहीं संभाल सकती। कोई नौकर चाकर है तो ठीक है, वरना मैं यहाँ नहीं रहने वाली। अगर तुम रहना चाहते हो तो रहो, मैं घर चली जाऊंगी। कुणाल फिर से अपना मुंह बीच कर बोला, अरे क्या यार, रुको मैं पूछता हूँ शर्मा जी से। कोई ना कोई नौकर तो होगा, इतना बड़ा घर है, घर का साफ सफाई भी तो करता होगा। रुको मैं पूछता हूँ। शर्मा जी ने सारी बात सुन ली थी। उन्होंने कहा, अरे मैडम, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी नज़र में एक नौकर है, वो बहुत वफादार है और बहुत मेहनती भी। आपका घर का सारा काम कर लेगा, घर की साफ़ सफाई, कपड़े धोने, बर्तन धोना, घर का सामान लाना और यहाँ तक कि खाना भी बना लेता है। शर्मा जी की बात को टाकते हुए पुष्पा ने कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं बनाना है, खाना तो मैं ही बनाऊंगी। मेरे हाथ के सिवा मेरे परिवार को किसी का खाना पसंद नहीं आता, बाकी सब ठीक है। चलो तब सही है, चलो अंदर चलते हैं। इतना कहकर कुणाल, पुष्पा और परी फिर से कार के अंदर बैठकर घर के अंदर चले गए। घर का दरवाज़ा खोलते ही कुणाल एक बार जैसे चौंक पड़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अचानक से पुष्पा ने कुणाल से पूछा, अरे सुनो, क्या बात है, रुक क्यों गए, घर के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? तभी कुणाल ने कहा, पुष्पा एक बार इधर आओ और ज़रा घर के अंदर देखो, तुम भी चौंक जाओगी। जब पुष्पा भी घर के अंदर को देखने लगी तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं और दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि कुणाल और पुष्पा जैसे उस घर का दरवाज़ा खोले दोनों एकदम से चौंक पड़े थे, क्योंकि घर एकदम साफ सुथरा था। घर में थोड़ा सा भी कचरा कहीं भी नहीं था। ये देखकर कुणाल चौंक पड़ा और पुष्पा से कहने लगा, देखा पुष्पा, घर कितना साफ सुथरा है। अभी तक तो हमने घर के अंदर कदम भी नहीं रखा और साफ सफाई तो दूर की बात है, फिर ये साफ सफाई कौन किया होगा? पुष्पा थोड़ा सा चिंता करने के बाद कहने लगी, अरे इतना क्यों सोच रहे हो, वही नौकर ने किया होगा जो अभी केयर टेकर ने बताया। लेकिन वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा। पुष्पा, होगा यहीं कहीं। तुम भी ना हर छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ले लेती हो। चलो अंदर चलो, अच्छा ही हुआ मुझे कम से कम ये काम तो नहीं करना पड़ा, सिर्फ खाना बनाना है बस। लेकिन कुणाल को थोड़ा सा अजीब लगा, फिर भी वह दोनों एक साथ घर के अंदर कदम रखे और जैसे ही ज़मीन में घर के अंदर कदम रखा, उसे ऐसे लगा जैसे उसके पीछे कोई साया खड़ा हो। उसकी पूरी शरीर में एक झुंझुनी सी दौड़ गई। वह चुपचाप वहीं पर थोड़ी देर के लिए खड़ा रहा। फिर अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है, पहले धीमी आवाज़ में और फिर धीरे धीरे वो आवाज़ थोड़ी तेज़ होने लगी। फिर उसके कान में सुनाई पड़ा उसका नाम, कुणाल, कुणाल, कुणाल। उसने पुष्पा से पूछा, तुम पुकार रही थी क्या? तभी पुष्पा ने उसे हिलाते हुए बोला, कुणाल, कहाँ खो गए थे तुम? क्या हुआ था तुम्हें? मैं कब से पुकार रही हूँ तुम्हें। चलो हम तो चलते हैं अंदर, देखो ना घर कितना साफ सुथरा है। मानना पड़ेगा नौकर को, अच्छा काम करता है, लेकिन वह है कहाँ? अचानक से पुष्पा की आवाज़ सुनकर कुणाल होश में आया। उसने पुष्पा से कहा, कहाँ गया होगा यार, यहीं होगा, देखो यहीं कहीं पर होगा। इतना कहना ही था कि अचानक से एक दुबला पतला सा आदमी, गले में गमछा लटकाए हुए, धोती और बनियान पहने, उन दोनों के सामने आ गया। एक अजीब सी मुस्कान देते हुए उसने कुणाल से कहा, नमस्ते साहब, मेरा नाम भोलू है,
मैं इस घर में नौकर हूँ, कहिए क्या काम है? जो भी करना हो मुझे बता दीजिएगा साहब। पुष्पा ने पूछा, खाना बना लेते हो? भोलू ने कहा, हम इंसान एकदम बना लेते हैं, इतना अच्छा बनाते हैं कि आप लोग तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। पुष्पा ने कहा, वाह क्या बात है, तो चलो, वैसे किचन कहाँ है? भोलू ने कहा, मेम साहब, मैं तो इस घर में पहली बार आया हूँ, मुझे नहीं पता कि किचन कहाँ पर है। तभी कुणाल ने कहा, क्यों मजाक कर रहे हो भाई, बहुत ज़ोर की भूख लगी है, चलो बता दो किचन कहाँ पर है। भोलू ने कहा, नहीं साहब, मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं एक रसोइया हूँ, पर मुझे सच में नहीं पता कि रसोई कहाँ पर है, मैं यहाँ सच में नया हूँ। कुणाल ने हकलाते हुए कहा, देखो अभी मैं मजाक के एकदम मूड में नहीं हूँ, जल्दी से जाओ किचन पर और खाना बना लो, और अगर तुमको कुछ नहीं पता कि किचन कहाँ पर है तो ये घर कैसे साफ़ किया, बोलो। देखो बोलू, मुझे सब चलेगा, लेकिन मुझे झूठ एकदम पसंद नहीं है, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। फिर भोलू ने थोड़ा सा घबराते हुए कहा, नहीं साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। वह मोटे वाले केयरटेकर साहब है ना, उन्होंने ही मुझे अभी अभी बुलाया है, मैं तो अभी आप लोगों के बाद आया हूँ। मुझे नहीं पता साहब ये घर किसने साफ़ किया, मुझे तो लगा कि आप लोग पहले आ गए हैं और मेम साहब ने साफ़ कर लिया होगा, इसलिए तो मैंने कुछ नहीं पूछा साहब। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता ये घर किसने साफ़ किया। भोलू की ये बात सुनकर पुष्पा और कुणाल दोनों ही चौंक पड़े और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर अचानक से कुणाल और पुष्पा की बेटी परी की चीखने की आवाज़ आई। उसकी चीख सुनकर कुणाल ने कहा, ये मेरी बेटी परी की आवाज़ है ना? पुष्पा ने कहा, हाँ हाँ, ये तो परी की आवाज़ है, चलो कुणाल जाकर देखते हैं। फिर सब यानी तीनों दौड़कर बाहर की तरफ गए परी को देखने के लिए। उन्होंने देखा कि परी एक पेड़ की तरह मुंह करके और पीठ पीछे करके बैठी हुई है और उसके हाथ पर कुछ है। पुष्पा ने परी से धीरे से पूछा, बेटी यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने इतनी जोर से क्यों चीखा? परी ने धीरे से अपने सर को उठाया और पुष्पा से पूछा, माँ ये देखो मुझे क्या मिला है, कितनी सुंदर है ना ये पेंटिंग। पुष्पा ने धीरे से पेंटिंग को परी के हाथ से लिया और पुष्पा और कुणाल दोनों इस पेंटिंग को देखकर एकदम अचंभित रह गए। कुणाल ने कहा, सच में बहुत खूबसूरत है पेंटिंग, लेकिन ये औरत है कौन? जो भी है बहुत खूबसूरत है। पुष्पा, क्या हम लोग इस पेंटिंग को घर के अंदर लगा सकते हैं? पुष्पा ने कहा, देखिए मैं मानती हूँ कि पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस तरह से बाहर गिरी हुई है, पता नहीं किसकी है। इस तरह से किसी की पेंटिंग घर के अंदर ले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। हो सकता है किसी और ने यहाँ पर पेंटिंग गलती से गिरा दी हो या भूल गया हो, और फिर अगर कोई इसे लेने आया और उनको पेंटिंग यहाँ पर नहीं मिली। तभी बात को बीच में काटते हुए कुणाल ने कहा, तो एक काम करते हैं, यहीं पर इस पेंटिंग को अभी के लिए रख देते हैं, अगर कोई लेने नहीं आया तो बाद में आकर ले लेंगे। कुणाल तो जैसे उस पेंटिंग के अंदर गुम ही हो गया था, उसे पुष्पा की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वह सिर्फ एकटक उस पेंटिंग को देखे जा रहा था। पुष्पा कुणाल को झंझोड़ते हुए कहती है, कुणाल, कुणाल, तुम सुन रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? पुष्पा की झंकार से कुणाल को होश आया। उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जैसा तुम कहो। ना चाहते हुए भी कुणाल को उस पेंटिंग को वहाँ रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही उन सब ने उस पेंटिंग को जाकर पीछे देखा और घर जाने के लिए आगे बढ़े, कुणाल को ऐसा लगा जैसे कि वह पेंटिंग उसे पुकार रही है, कुणाल, कुणाल, इधर आओ,
मेरे पास आओ। रात के खाना खाने के बाद कुणाल और पुष्पा एक कमरे में और परी दूसरे कमरे में सो रही थी। रात के करीब 2:30 बज रहे होंगे। अचानक से कुणाल को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके कान में आकर उसे पुकार रहा हो, वो भी बहुत धीरे से लेकिन साफ साफ। कुणाल, कुणाल, आओ मेरे पास, मुझे ले जाओ यहाँ से, आओ। कुणाल झट से बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगा, शायद उसका ये कोई सपना या भ्रम होगा। ये सोचकर वह फिर से सो गया। लेकिन जैसे ही उसने सौ या फिर उसके कान में वही आवाज़ 100 से ज़्यादा बार सुनी, और इस बार थोड़ी ऊंची आवाज़ में, कुणाल, कुणाल। वह फिर से घबराकर हड़बड़ाकर बिस्तर पर उठकर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और काटते हुए गले से कहने लगा, कौन है, कौन है यहाँ? सामने सामने आओ, कौन मुझे पुकार रहा है? उसने पुष्पा को उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पुष्पा इतनी गहरी नींद में थी कि उसकी कोई भी आवाज़ उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। फिर अचानक से उसने वही आवाज़ एक बार फिर से सुनी, वो भी एक भयानक हंसी के साथ। कुणाल, कुणाल, आओ मेरे पास, मुझे ले जाओ यहाँ से, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों छोड़ दिया? आओ मेरे पास और मुझे लेकर जाओ। कुणाल को ये बात सुनकर जैसे मदोशी छा गई। वह मदोश होकर उस आवाज़ के पीछे पीछे चलता गया। वह चलते चलते घर से बाहर निकल गया और वहीं उस पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो गया। वहाँ पर वही पेंटिंग रखी हुई थी। वह बिना कुछ सोचे समझे उस पेंटिंग को उठाया और अपने साथ वहाँ से लेकर घर के अंदर चला गया, और अपने घर में आकर उसने इस पेंटिंग को दांग दिया और फिर बिस्तर पर जाकर सो गया। उसने ऐसे भी एक किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वह आराम से बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन सुबह एक चीज के साथ कुणाल की नींद खुली। कुणाल दौड़कर कमरे से बाहर आया और देखा कि वह चीखने की आवाज़ किचन से आ रही थी। वह दौड़कर किचन की तरफ जाकर देखा कि पुष्पा थर-थर काँप रही है और ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसने पुष्पा से पूछा, पुष्पा क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो और इतना काँप क्यों रही हो? पुष्पा ने काँपते हाथों से इशारा करके कुणाल से कहा, वह देखो। कुणाल वो नज़ारा देखकर चौंक गया। उसने देखा कि एक मरी हुई बिल्ली छन्नी पर पड़ी हुई है। उसका सर धड़ से अलग है और खून से लथपथ है, और जिसके खून की छींटें पूरे किचन में हो रखी हैं। ये देखकर कुणाल के होश उड़ गए। उसने अपने आप को संभाला और फिर पुष्पा से कहने लगा, देखो तुम इतना घबराओ मत। हो सकता है कोई जंगली जानवर ऐसा किया हो, या फिर कोई जंगली कुत्ता आकर यहाँ पर इस बिल्ली को ऐसा कर दिया हो। ये सब घटनाएं होती रहती हैं, ये काफ़ी आम बात है और कुछ नहीं। कुणाल की बात को सुनकर पुष्पा ने कहा, कैसी बात कर रहे हो कुणाल? घर के अंदर कौन सा जानवर आएगा और कौन सा जंगली कुत्ता आकर इस बिल्ली को घर के अंदर मारेगा? ये ज़रूर कोई काली शक्ति का काम है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुणाल चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं, इस घर को छोड़कर चलते हैं। पुष्पा जैसे भगवान पर विश्वास करती थी वैसे भूत प्रेत पर विश्वास करती थी। उसकी इसी सोच से कुणाल बहुत परेशान था, क्योंकि वह खुद इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था और ना ही भगवान पर। इसीलिए तो घर के मंदिर में भी जो पूजा होती थी वहाँ पर कुणाल खड़ा नहीं होता था। सिर्फ
पुष्पा ही पूजा करती थी। और आज भी कुणाल ने पुष्पा से वही कहा। क्या बात कर रही हो? किस अंधविश्वास पर जीती हो तुम? भूत प्रेत, काला जादू, भगवान, ऐसा कुछ भी नहीं होता। चलो चुपचाप, मैं इसे साफ करने के लिए भोलू को बुलाता हूँ और तुम चुपचाप जाओ और घर के अंदर जाकर नहा लो। मैं भोलू को बुलाता हूँ। भोलू, भोलू। भोलू दौड़कर बाहर से आया और कुणाल से कहने लगा, जी साहब बोलिए, क्या बात है? भोलू, तू किस बात का पैसा लेता है? क्या करता है सारा दिन? रात को ऐसा कुछ हो गया है और तुझे पता ही नहीं? यहीं पर रहता है ना, इस लिविंग रूम में सोता है ना, फिर होश में क्यों नहीं रहता? अब जा इसे साफ कर और बाहर दूध जाकर फेंक के आ और किचन को अच्छी से किसी फिनाइल से साफ कर दे। भोलू जैसे ही उस दिल्ली कैलाश की तरफ देखा, उसका जी मचलाने लगा और उल्टी ऐसा होने लगा। इसे देखकर कुणाल भोलू से कहा, क्या बात है भोलू, तू ठीक तो है ना? भोलू ने घबराते हुए कहा, मालिक ये कैसे हो गया? कुणाल ने कहा, अरे यार, कोई जंगली जानवर आकर इस बिल्ली को यहाँ रख कर चला गया होगा यार। छोड़, तू जाकर इसे साफ कर। भोलू ने हकलाते हुए कहा, मालिक एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? कुणाल ने कहा, क्या बात है भोलू, कुछ कहना हो तो कह दे। भोलू ने घबराते हुए कुणाल से कहा, मालिक दरअसल बात यह है कि ये कोई जंगली जानवर का काम नहीं है, ये किसी शैतानी या बुरी आत्मा का काम है। भला ऐसे कौन मार सकता है, वो भी इतनी बेरहमी से इस बिल्ली को? कुणाल गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए भोलू से कहा, क्या बकवास कर रहा है तू? बेवसूल की अंधविश्वास मत फैला। इस तरीके की बातों से अंधविश्वास पैदा होगा। खासकर मेरी बीवी के सामने इस तरह की बेवसूल बातें मत करना। अपना काम कर, ये किसी जंगली जानवर का काम ही है। रात को खिलाटे लेकर दरवाज़ा खोलकर सो रहा होगा तू, और कोई जंगली जानवर आकर इस बिल्ली को खाकर यहाँ पर रखकर चला गया होगा। भोलू ने कहा, मालिक चलिए, मैं आपकी हर बात पर विश्वास कर लेता हूँ कि किसी जंगली जानवर का काम है, लेकिन कोई जंगली जानवर इस बिल्ली को मारने के बाद यहाँ छोड़कर क्यों जाएगा? वह तो अपने साथ लेकर जाएगा ना, भोजन करने के लिए, अपना भूखा पेट भरने के लिए। जरा ये भी तो सोचिए। भोलू की इस बात पर कुणाल को सोचने पर मजबूर कर दिया। वह कुछ सोच रहा था कि अचानक से फिर से चीखने की आवाज़ आई। वह दौड़कर अपने कमरे की तरफ गया। वहाँ पर पुष्पा किसी चीज़ को देखकर बहुत डरी हुई थी और थरथर काँप रही थी। उसके माथे से पसीना गिर रहा था। उसे देखकर दौड़कर कुणाल ने उसे पकड़ा और उससे पूछा, क्या हुआ पुष्पा, तुम इस तरह से जोर से चीखी क्यों? पुष्पा ने इशारा करते हुए दीवार की तरफ हाथ उठाया। दीवार की तरफ देखकर कुणाल भी चौंक गया। उसने देखा कि वह पेंटिंग जो कल तक उस पेड़ के नीचे धूल मिट्टी में गड़ी हुई थी, आज वह पेंटिंग उसके कमरे के दीवार पर टंगी हुई है।